तेरा भाई मेरा भाई, तेरी बहन मेरी बहन, तेरी माँ मेरी माँ, ये वो पवित्र रिश्ते हैं जो दो दोस्तों के बीच में अपने आप बन जाते हैं। इसीलिए दोस्ती को एक पवित्र रिश्ता माना गया है। पर एक दोस्ती ऐसी भी है जहाँ एक दोस्त ने अपने ही दोस्त की माँ को माँ नहीं, कुछ और ही माना। आज की जो घटना हम आपके सामने लेके आ रहे हैं वो एक ऐसी घटना है जिसने न केवल पुलिस या मीडिया बल्कि उस शहर के सभी लोगों के होश उड़ा दिए थे। नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा राय और आप देख रहे हैं द चाणक्य पे क्राइम कहानी। तो आइए चलते हैं 2017 में मध्य प्रदेश का एक जिला गुना, जहां पे हनी दुबे का परिवार रहता था। हनी जो कि एक टीनेजर अपनी मां पूनम दुबे के साथ रहता था। पिता जीवित थे पर साथ में नहीं रहते थे। हनी की दोस्ती अपने ही हम उम्र हेमंत के साथ हो जाती है। हेमंत जिसके पापा इरिगेशन डिपार्टमेंट के कर्मचारी थे और काफ़ी संपन्न हैं। इन दोनों के बीच में इतनी ज़्यादा दोस्ती हो जाती है कि दोनों का घर आना जाना शुरू हो जाता है और इसीलिए हेमंत भी अपने दूसरे दोस्तों से हनी की पहचान करवा देता है। यानी कि हनी, हेमंत, ऋतिक, लोकेश, संस्कार, इन पांचों के बीच में अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। दोस्ती इतनी गहरी हो चुकी थी जिनको जात पात, अमीरी, गरीबी किसी भी चीज से कुछ लेना देना नहीं था। 17 मई 2017 को हेमंत अपने पापा से बाइक खरीदने की बात करता है पर पापा उसके मना कर देते हैं। पर जब वो बहुत जिद करता है तो हेमंत के पापा उसे 40,000 रुपये देते हैं और कहते हैं कि सेकेंड हैंड बाइक खरीद लो। 18 मई 2017 को हेमंत बाइक खरीदने के लिए जाता है तो हनी उसे फ़ोन करके कहता है कि वो भी उसके साथ बाइक खरीदने चलेगा। दोनों ही बाइक खरीदने के लिए चले जाते हैं और हनी बाकी दोस्तों को भी वहाँ पे बुला लेता है। पांचों लोग मिलके पार्टी करते हैं, बियर पीते हैं और बाद में अपने अपने घर चले जाते हैं। देर रात हो जाती है पर हेमंत अपने घर नहीं पहुँचता है। पिता सारे दोस्तों को कांटेक्ट करते हैं और सभी दोस्तों को बस यही कहना था कि हेमंत अपने घर लौट गया था और वो लोग अपने अपने घर। पिता काफ़ी परेशान हो जाते हैं, इसीलिए वो रात को ही पुलिस स्टेशन पहुंच के मिसिंग कंप्लेंट लिखवाते हैं। पुलिस का एक अलग ही रुख था। उन्हें लगा कि एक नौजवान लड़का है, मस्ती में नई गाड़ी खरीदी है, शायद कहीं लॉन्ग ड्राइव पे निकल गया होगा। पर इस बात पे उन्होंने ज़रा भी ध्यान नहीं दिया कि हो सकता है कि हेमंत के साथ कुछ हो गया हो। पिता निराश होकर घर लौटते हैं। अगले ही दिन उन्हें हेमंत के मोबाइल से एक कॉल आता है पर आवाज़ हेमंत की नहीं बल्कि किसी एक अज्ञात व्यक्ति की थी जो हेमंत के बदले में 50 लाख रुपए की फिरौती मांगता है। घबराए हुए पिता उससे हाँ बोल देते हैं कि वो जल्द ही इन पैसों का अरेंजमेंट कर देंगे। फ़ोन रखने के बाद वो तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और पूरी जानकारी पुलिस को देती है। पुलिस इमीडिएटली कॉल को ट्रेस करती है और लोकेशन 285 किलोमीटर दूर इंदौर की मिलती है। पुलिस एक टीम को इंदौर के लिए रवाना करती है और चारों दोस्तों से पूछताछ शुरू करती है। पर इन 4 दोस्तों में से एक दोस्त यानी कि ऋतिक गायब था। तो पूरा शक अब ऋतिक की तरफ बढ़ जाता है कि कहीं ना कहीं ऋतिक ही इन सब चीज़ में इन्वॉल्व है। इससे पहले पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे पहुंचाते उन्हें अज्ञात तरीके से एक इंफॉर्मेशन मिलती है कि गुना के पास के जंगल में एक शव मिला। पुलिस स्पॉट पे पहुंचती है तो उन्हें आधा जला हुआ शव मिलता है। शव क्योंकि आधा जला था इसलिए आइडेंटिफिकेशन में पुलिस को मदद मिलती है और वो शव ऋतिक का मिलता है। यानी कि ऋतिक जिस पे पुलिस शक कर रही थी अब वो खुद एक मिस्ट्री बन चुका था। पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो चुकी थी क्योंकि पहले ही हेमंत मिसिंग था और अब ऊपर से उसका दोस्त ऋतिक की जान जा चुकी थी। यानी कि अब पुलिस को एक नहीं बल्कि दो मिस्ट्री को सॉल्व करना था। इसीलिए वो हेमंत के तीनों दोस्तों से फिर से कांटेक्ट करते हैं। पर इस बार अब 3 दोस्तों में से एक दोस्त लोकेश गायब था। अब पुलिस को फिर डाउट हुआ कि कहीं ना कहीं ये लोकेश ही इन सब चीज़ में इन्वॉल्व है। इससे पहले कि पुलिस लोकेश तक पहुंचती, लोकेश की इंफॉर्मेशन पुलिस तक पहुंच गई। उसी जंगल में जहां पे ऋतिक का शव मिला था, लोकेश का शव भी वहीं मिला और मारने का तरीका भी बिल्कुल वैसा ही था। यानी कि पहले गला काटा गया और फिर बाद में पेट्रोल डाल के जला दिया गया।
पुलिस पहले ही एक मिस्ट्री को नहीं सुलझा पाई थी कि दूसरी और तीसरी उनके सामने आ खड़ी हुई। मानो पुलिस के होश उड़ गए हों। माता पिता यानी कि हेमंत के माता पिता वैसे ही बहुत प्रेशर डाल रहे थे क्योंकि उनका लड़का मिसिंग था और ऊपर से अब दो मर्डर मिस्ट्री भी उनके सामने आ चुकी थी। इसीलिए पुलिस अब इस शंका में आ चुकी थी कि वो जिस पे शक कर रहे हैं उनकी जान जा रही है, तो क्या ऐसे में हेमंत के बचे हुए दोस्तों पे शक किया जाए या उनकी जान को बचाया जाए। इस उलझन में पुलिस काफ़ी उलझ चुकी थी। पुलिस के सामने कोई विकल्प ही नहीं था, इसीलिए फिर से वो दोस्तों से पूछताछ करती है। जब हनी दुबे से इंक्वायरी की जाती है तो वो वही कहता है जो शुरू से वो बोल रहा था कि वो अपने घर चला गया था। इसीलिए पुलिस अब थोड़ा सा वाइडर एंगल पे काम करना शुरू करती है और हनी दुबे की माँ पूनम दुबे के बारे में जानकारी निकालती है और फिर पूनम दुबे को पुलिस स्टेशन में इंक्वायरी के लिए बुलाया जाता है। जैसे ही पूनम से पूछताछ शुरू होती है तो बड़े बड़े नामचीन लोगों के फ़ोन कॉल पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं जो कि पूनम के फेवर में थे। पर पुलिस बहुत ही कड़क तरीके से हनी और उसकी मां पूनम से पूछताछ करती है और फिर पूनम और हनी ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि लोकेश और ऋतिक ही नहीं बल्कि हेमंत की भी जान लेने में इन दोनों का ही हाथ है। पुलिस के मुताबिक पूनम एक लालची महिला थी जिसे ढेर सारा पैसा चाहिए था और वो एक शानदार जीवन जीना चाहती थी। इसीलिए ना केवल उसके संबंध बड़े बड़े अमीर लोगों से थे बल्कि क्रिमिनल लोगों के साथ भी वो कांटेक्ट में रहती थी। इतना ही नहीं, पूनम ने ही अपने बेटे हनी से हेमंत से दोस्ती करने के लिए कहा और जब इन दोनों की दोस्ती खूब गहरी हो गई और हेमंत का घर आना जाना शुरू हो गया तो पूनम ने ही हेमंत को लुभाना शुरू किया और उससे अवैध संबंध भी बनाए और उससे यानी कि हेमंत से वो बार बार घर से पैसे और ज्वेलरी लाने को भी कहती थी। हेमंत भी पूनम में इस कदर रम चुका था कि जब भी हनी घर पे नहीं होता था तो वो हनी के घर पे जाके उसकी माँ के साथ अवैध संबंध बनाते थे। देर सवेर हनी को ये बात पता चल जाती है कि हेमंत और उसकी माँ का चक्कर चल रहा है। 17 मई को जब हेमंत को 40,000 रुपये बाइक खरीदने के लिए मिलते हैं तो ये बात पूनम को भी पता थी। इसीलिए अगले दिन जब हेमंत बाइक खरीदने जाता है तो पूनम खुद अपने बेटे हनी को उसके साथ जाने को कहती है। 18 मई को जब हेमंत और हनी बाइक खरीदने के लिए जाते हैं तो हनी अपने बाकी 3 दोस्तों को भी बुला लेता है। पांचों मिलके पार्टी करते हैं, बियर पीते हैं और जब बियर की बोतल खाली हो जाती है तो हनी उस बोतल को तोड़ के हेमंत का गला काट देता है और उससे 40,000 रुपये लेके वो घर पहुंचता है और अपनी माँ पूनम को सब कुछ बता देता है। पर पूनम ना इस मामले को रफा दफा करने का प्लान बनाती है बल्कि एक और षड्यंत्र को रचती है जिसमें वो हनी के दोस्तों को भी इन्वॉल्व कर लेती है ताकि वो किसी के सामने अपना मुंह ना खोले। सबसे पहले वो हेमंत के शव को जलाने को कहती है। उसके बाद वो ऋतिक से कहती है कि वो इंदौर पहुंचे और हेमंत के मोबाइल से हेमंत के पापा को फिरौती के लिए कॉल लगाए। ऋतिक ठीक वैसा ही करता है और जब ऋतिक वापस लौटता है तो लोकेश और इनके बीच में काफ़ी झगड़ा हो जाता है और लोकेश कहता है कि मुझे तुम दोनों पे भरोसा नहीं, क्या पता तुम लोग फिरौती के पैसे दो या ना दो, इसीलिए मुझे एडवांस में ही वो पैसा दे दो वरना पुलिस को सब कुछ बता दूंगा। इतना सुनते ही हनी और उसकी माँ पूनम लोकेश की जान लेने का प्लान बना लेते हैं और ठीक वैसे ही जैसे हेमंत के साथ किया था लोकेश के साथ वो करते हैं और आगे जाके कहीं ये मुसीबत ना बन जाए इसीलिए ये ऋतिक की भी जान ले लेते हैं। पुलिस हनी और उसकी मां पूनम दुबे को गिरफ्तार कर लेती है। 5 साल के कोर्ट ट्रायल के बाद इन दोनों को आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी जाती है। इस केस में सबसे बड़ी बात यह है कि 5 लड़के नाबालिग थे। अब आपके जहन में भी एक सवाल ज़रूर आएगा कि आखिर नाबालिग को आजीवन कारावास की सज़ा कैसे हो सकती है। निर्भया कांड के बाद हमारे कानून में नाबालिग को लेके कुछ चेंजेस किए गए हैं, यानी कि अगर कोई नाबालिग कोई संगीन जुर्म करता है तो केवल उसकी उम्र ना देखी जाए, कितना जघन अपराध उसने किया है उस फैक्टर को भी ध्यान में रख के उसे सजा दी जाए। इसीलिए हनी को आजीवन कारावास की सजा दी गई है। अगर पुलिस समय रह के अपना काम कर लेती तो शायद लोकेश और ऋतिक आज जीवित होते। जो अपराध पूनम दुबे ने किया है उसे आजीवन कारावास की सज़ा हुई। क्या आपको लगता है आजीवन कारावास की सज़ा
उसके लिए काफ़ी है। आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।